हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। और ये पेपर है सीटेट का, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट का पेपर है, जिसके अंदर आपका सीडीपी के 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सीडीपी किस टाइप की क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, सीडीपी किस टाइप की आती है, उन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि सभी किससे रिलेटेड होंगे? सीडीपी से। और ये जो पेपर है आपका लेवल 2 है, यानी कि पेपर नंबर 2, यानी कि जूनियर लेवल का जो पेपर आता है उसकी है। तो प्राइमरी वाले भी जितने कैंडिडेट हैं वो सब देखेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोग यहाँ पर देखिए, प्राइमरी में यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, बिल्कुल आते हैं। और जूनियर की सीडीपी से प्राइमरी की सीडीपी में और प्राइमरी की सीडीपी से जूनियर की सीडीपी में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग बस इनको लगाइएगा ज़रूर। और 30 क्वेश्चंस में से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको अपने एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल सकते हैं, मिलेंगे 100%, ये मान लीजिए। तो आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस जो कि सीडीपी की करने वाले हैं सीटेट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, समय नहीं बर्बाद करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू प्रमोट इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम अ बैरियर। देखिए, जब इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन की बात करें, यहाँ पर बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, समावेशी शिक्षा की बात करें, तो इस समावेशी शिक्षा को प्रमोट करने के लिए क्या बाधा उत्पन्न हो सकती है? समावेशी शिक्षा की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या बाधा उत्पन्न हो सकती है? तो ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, देखिए इक्विटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समानता का सिद्धांत। देखिए समानता का सिद्धांत कभी भी एक बैरियर नहीं हो सकता है। समानता का सिद्धांत समाज के द्वारा समाज में क्या करेगा, एक तरीके से उस बच्चे की जो भावनाएं हैं उनको एक दूसरे के सम्मुख क्या करेगा, बराबर करने का काम करेगा। इन्वायरमेंट के अंदर क्या करेगा, इन्वायरमेंट के अंदर बच्चे को क्या करेगा, वो एक तरीके से बराबरी का मौका ऐसा लगेगा, उसे कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं दिखेगा। तो एनवायरमेंट से वो बहुत कुछ सीखने को उसे मिलेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी तो बाधा नहीं हो सकती, तो ये तो सही है। नेक्स्ट देखा थर्ड ऑप्शन, कल्चर ऑफ एम्पैथी, यानी कल्चर की बात करें एम्पैथी, तो ये तो नहीं हो सकता। देखिए कभी भी सहानुभूति का जो संस्कार हैं आप देते हैं, सहानुभूति यानी कि किसी को मान लीजिए रोड पे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, वो पड़ा हुआ है और वहाँ पर आप चले गए, तो वहाँ पर क्या आप सहानुभूति दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। तो इसका मतलब कल्चर ऑफ एम्पैथी ये बैरियर नहीं हो सकती इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, ऐसा बोल सकते हैं। क्लास के अंदर भी इस प्रकार की कोई घटना हो जाती है तो आप वहाँ पर सहानुभूति प्रकट करते हैं, तो ये आपके लिए बैरियर नहीं हो सकती। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं रेस्पॉन्स टू इंटरवेंशन। रेस्पॉन्स टू इंटरवेंशन, हस्तक्षेप करना, ये हस्तक्षेप करना भी नहीं होगा। इन असेसिबल बिल्डिंग, असेसिबल बिल्डिंग होता तो ठीक है, बैरियर नहीं होता, लेकिन इन असेसिबल बिल्डिंग की बात कर रहा है, नेगेटिविटी की बात कर रहा है, और ये भी पूछ रहा था बैरियर क्या होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा के अंदर बैरियर क्या होगा, ये भी यही प्रश्न कर रहा था, नेगेटिव ही पूछ रहा था और नेगेटिव ही ऑप्शन दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन असेसिबल बिल्डिंग क्या हो जाएगा साथियों, इन असेसिबल बिल्डिंग इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल हिंडर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। क्या होगा? तो इनमें से कौन सी प्रैक्टिस है विल हिंडर, जो क्या करेगी, बाधा डालेगी सक्सेसफुल इंक्लूजन के अंदर। सक्सेसफुल इंक्लूजन का मतलब समावेशी शिक्षा के अंदर अगर बात की जाए तो इनमें से कौन सी जो सफलता है उसके अभ्यास पर प्रभाव डालेगी, बाधा का कार्य करेगी। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट में, तो अगर यहाँ ऑप्शंस के हिसाब से साथियों देखने की कोशिश करते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एनहेंसिंग लिप रीडिंग कंडीशंस इन क्लासरूम। तो ये क्या करेगी, एनहेंस करेगी, यानी कि सुधार करने का प्रयास करेगी, किसमें, क्लासरूम के अंदर। तो क्लासरूम के अंदर जब भी सुधार की बात की जाएगी तो यहाँ पर बात करेंगे हम किसकी, ये कौन सा बाधा प्रभाव डालेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे एनहेंसिंग लिप रीडिंग कंडीशंस इन क्लासरूम। देखिए क्लासरूम के अंदर अगर आप लिप रीडिंग पर ध्यान दे रहे हो, अगर बच्चे की लिप रीडिंग पर ध्यान दे रहे हो, तो ये इसका मतलब अब बच्चा वहाँ पर सीखने का प्रयास करेगा। तो ये कोई हिंडर नहीं हो सकता। हिंडर वर्ड से आप समझ सकते हो बाधा डालेगा, ये भी एक तरीके से नेगेटिविटी ही की ओर ले जा रहा है। कैप्शनिंग और स्क्रिप्ट्स फॉर अनाउंसमेंट्स
और वीडियोज़, आप स्क्रिप्ट का प्रयोग कर रहे हैं और वीडियोज़ का प्रयोग कर रहे हैं उसके किसके लिए, अनाउंसमेंट के लिए, तो यहाँ पर बच्चा कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास ही करेगा, वो इसकी सक्सेसफुल इंक्लूजन के अंदर की ही आएगा। नेक्स्ट देखें, रिलाइंग एक्सटेंसिवली ऑन लेक्चर मोड ऑफ टीचिंग। मतलब हम बच्चे से ऐसे बोल रहे, चलिए इस ऑप्शन पे आएंगे, फोर्थ ऑप्शन देते हैं, अलाउइंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए आप क्या करते हो, एक्स्ट्रा टाइम देने का प्रयास करते हो, जो कि अच्छा ही माना जा सकता है। मतलब आपका 35 मिनट का पीरियड है, मान लीजिए लास्ट पीरियड 8th वाला पीरियड आपका ही है, इसके बाद आपकी छुट्टी होने वाली, बच्चों हाँ छुट्टी करने वाले हैं, तो आप इसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा भी दे देते तो कोई फर्क वाली बात नहीं पड़ेगी सभी बच्चों के लिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। यहाँ पर बात करें रिलाइंग एक्सटेंसिबली, देखिए थर्ड ऑप्शन में रिलाइंग एक्सटेंसिबली ऑन लेक्चर मोड ऑफ टीचिंग, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं, तीव्रता तेजी ला रहे हैं किसके अंदर, कि बच्चा निर्भर हो जाए लेक्चर के ऊपर ही। अगर बच्चा लेक्चर के ऊपर निर्भर हो जाएगा तो वह उसकी क्रिएटिविटी के खिलाफ हो जाएगा एक तरीके से। क्रिएटिविटी का मतलब वो नेचर के साथ तो अपने आप को इतने अच्छे तरीके से सजो नहीं पाएगा, यानी कि रचनात्मकता उसके अंदर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होगा और खुद कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड होगा, लेक्चर के ऊपर डिपेंड होगा, और लेक्चर मोड ऑफ टीचिंग से ही वो सीखने का प्रयास करेगा। तो रिलाइंग एक्सटेंसिवली वर्ड यहाँ पर नेगेटिव है, इस वजह से ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हाँ रॉन्ग हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि हिंडर पूछा था, नेगेटिव पूछा था, गलत है, इसी वजह से ये सब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। देखिए तीनों के अंदर नेगेटिव ही पूछा गया है, एक के अंदर बैरियर पूछ लेता है, एक के अंदर हिंडर पूछ लिया, और तीसरे में भी नकारात्मक प्रभाव को प्रभावित करता है, तो ये भी आपका नेगेटिव ही पूछा गया। कौन सा ऑप्शन नेगेटिव है, देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखिए गौरव सॉरी गौरव की बात करें, गौरवान्वित तो है ना, तो ये तो अच्छी बात है, पॉजिटिविटी की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, पॉजिटिविटी की ओर जा रहा है। इसके बाद जिज्ञासा, जिज्ञासा होना, किसी चीज़ को सीखने की जिज्ञासा, ये भी पॉजिटिविटी की ओर ही जाएगा। यहाँ पर आप कुछ ना कुछ सीखने की उत्सुक होंगे, ईगर होगी आपके अंदर, ईगरनेस होगी आपके अंदर, तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन को देखें आनंद, तो यहाँ पर भी आप सीखने का अच्छा ही रहेगा, पॉजिटिविटी है। लेकिन निराशा की बात करें तो निराशा यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव है, किसके अंदर, अधिगम के अंदर, संवेग अधिगम के अंदर। अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है, अधिगम को बोलते हैं सीखना, क्या है, सीखना। तो संवेग अधिगम की बात करें तो यहाँ पर ये नेगेटिविटी को क्या प्रभाव करेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि निराशा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अधिसंज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अधिसंज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, लगाइए आप भी लोग राइट आंसर। अधिसंज्ञान सोच के बारे में सोच है, ये कौन सी बात हुई, अधिसंज्ञान सोच के बारे में सोच है, तो ये तो आपका सही नहीं होगा। अधिसंज्ञान अपने ज्ञान पर मनन करने में मदद करता है, अपने ज्ञान पर मनन करने में मदद करता है। अधिसंज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है, अधिसंज्ञान संज्ञान और अधिगम को नियमित करता है, इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है। अधिसंज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है। ये ऑप्शन देखिए नेगेटिविटी की ओर ले जा रहा है। अभी मैं चारों के चारों ऑप्शन को डिफाइन करता हूँ। अधिसंज्ञान सोच के बारे में सोच है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, आपने किसी चीज़ को सीख लिया, अब आप उस पर मनन करने का प्रयास कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। एक बार का मुझे भाषण याद है, लालू सिंह यादव जो कि लोकसभा स्पीकर थे, माफ़ कीजिएगा लोकसभा में मेंबर थे, जो कि चारा घोटाले में पकड़े गए, वो बिहार वाले मुख्यमंत्री साहब, तो उनके बारे में बता रहा हूँ मैं क्लियर। तो उनसे एक बार वो क्या कर रहे थे, झपकी ले रहे थे लोकसभा के सदन के अंदर। तो उनसे पूछा गया, रिपोर्टर के द्वारा पूछा गया कि आप झपकी क्यों ले रहे थे जब मंत्री जी भाषण दे रहे थे, तो वो बोले चिंतन कर रहा था मैं, विकास कैसे हो। तो वो तो नेता है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है सोच के बारे में, सोच क्या है, ये अधिसंज्ञान के बारे में बिल्कुल सही बात होगी। अधिसंज्ञान अपने ज्ञान पर मनन करने में मदद करता है, यह वही बात हो गई। अधिसंज्ञान संज्ञान और अधिगम को नियमित करता है, लेकिन अधिसंज्ञान निचले क्रम का ज्ञान है, ये कहना गलत हो जाएगा। नेगेटिव पूछा था, इसी वजह से ये सही है। तो देखिए नेगेटिव बहुत पूछे जा रहे हैं, आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। क्वेश्चन वही है, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और बोले तो प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन ही हैं जो प्राइमरी में पूछे जाते हैं, लेकिन क्या है नेगेटिविटी पूछी गई है, इस वजह से यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा दोस्तों, बच्चे किस चरण में प्रस्तावक
तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं, जैसे अगर सभी मनुष्य मछली हैं, कुछ मछली बुद्धिमान है, तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं? तो ये क्या होगा, किस प्रकार के सोचोगे? देखिए जीन पियाजे साहब की बात करें, किसकी बात करें? जीन पियाजे, जीन पियाजे। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर आता है पूछने को, जीन पियाजे, लेव-वाइगोस्की और कोलबर्ग से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, हर पेपर में आते हैं 2-3 क्वेश्चन। तो जीन पियाजे साहब की बात करें तो इन्होंने जो अवस्थाएं हैं उनको वर्गीकृत किया। इन्होंने कहा था कि एक होती है गर्भावस्था, जब शिशु क्या होता है, पेट के अंदर होता है, तो उसे हम बोलते हैं गर्भावस्था। क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद बोला इन्होंने 0 से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है उसे बोलते हैं शैशवावस्था। क्या बोलते हैं? शैशवावस्था। 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें क्या करता है बच्चा, एक तरीके से क्या है, रिपीटेशन करना शुरू कर देता है बातों का। जैसे आप बोलोगे हुआ तो वो भी क्या बोलेगा, हुआ ही बोलेगा। तो इस तरीके से शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, यहाँ पर कुछ भी इतना ज़्यादा विकास नहीं होता है। फिर इसके बाद आती है 2 से 6 वर्ष या 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं साथियों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है इस अवस्था को। इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या है, चीज़ों को क्लासिफिकेशन, एक तरीके से चीज़ों को डिफाइन करना थोड़ा बहुत सीख जाता है और रिपीटेशन भी सीख जाता है। ये सारी चीज़ें 2 से 6 या 7 वर्ष की अवस्था में आ जाती है। फिर आती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था, इसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर बच्चा मूर्त तरीके से सोचने लगता है, यानी कि लॉजिकलिटी के रूप में सोचने लगता है। यहाँ पर गलतियाँ भी होती हैं, जैसे इस प्रकार का बच्चा क्या करेगा, 21 को 41, जैसे आपको बोले 63 को 23 36 बोल सकता है। इस तरीके की जो गलतियां हैं, जैसे SAW 100, तो 100 को वाज पढ़ सकता है, वाज को 100 पढ़ सकता है। तो इस प्रकार की गलतियां होती हैं, तो इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है कहते हैं। तो इस प्रकार की अवस्था ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इसके बाद आती है 11 से 16 वर्ष की अवस्था, जैसे बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न भी आपसे पूछ लेता है, यूपी टेट के पेपर में इसी तरीके से पूछा गया था कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है। तो 11 से 16 वर्ष की अवस्था जो होती है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। यहाँ पर बच्चे के अंदर पूर्णतः लॉजिक आता है, वो लॉजिक की तरह सोचने लगता है। 16 से ऊपर बात करें तो फिर वयस्कता आ जाती है, फिर उसके बाद 18 से यहाँ पर बात करें तो प्रौढ़ावस्था की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या था हमारा, बच्चे किस क्षण में प्रस्ताव तर्क के कथन को हल कर पाते हैं? तर्क कहाँ पर आता है, लॉजिक कहाँ पर आता है? अभी तो बताया कि जैसे मनुष्य को मछली को बुद्धिमान, तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान है? तो कब कहेगा इस बात को? जब लॉजिकलिटी आती है। तो लॉजिकलिटी आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से आपसे जरूर प्रश्न पूछेगा पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं से रिलेटेड ये प्रश्न पूछ सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ जाता है? समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा होती क्या है? इसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या बोलते हैं साथी? इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या है? अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ क्या जाता है, यानी कि एक तरीके से यहाँ नेगेटिव ही पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए पेपर 2 लेवल 2 की अगर बात करें तो पेपर तो आसान है, लेकिन क्या है, पेपर प्राइमरी लेवल का ही है, लेकिन क्या है यहाँ नेगेटिविटी को ज़्यादा, यहाँ पर नेगेटिविटी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का वो लेवल वही होगा, पैटर्न वही होगा, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा। तो कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ जाता है? तो ऑप्शन लास्ट से देखते हैं, सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम लागू करना। देखिए सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम का लागू करेंगे तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो मुसलमान हैं उनके लिए इस्लाम धर्म ही पढ़ाया जाएगा, इस्लामिक ही पढ़ाया जाएगा। हिंदू वाले हैं तो उनको क्या है, गीता रामायण पुराण ही पढ़ाए जाएंगे। तो इससे क्या है, उनके अंदर डिफरेंसेस पैदा होंगे, मतभेद पैदा होंगे। तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब सबको सम्मिलित करते हुए एक ही पाठशाला के अंदर सबको इकट्ठा पढ़ाया जाए। तो फिर वो साइंस को क्यों पढ़ेंगे भाई, मैथ को क्यों पढ़ने लगे? फिर वहाँ दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम लागू करना ये अपने आप में सही नहीं है, तो ये विचारधारा के खिलाफ जाता है, तो ऐसा नहीं बोल सकते। अधिगमकर्ता की आवाज़ को महत्व देना, ऐसा नहीं है सांस्कृतिक रूप से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन कुछ स्तर तक, कुछ तरीकों तक। ऐसा नहीं कि मैं इसका विरोध भी नहीं कर रहा, लेकिन हाईली आप इतना नहीं जा सकते। अधिगमकर्ता की आवाज़ को महत्व देना,
ये तो है। विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करना, ठीक है। कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से उच्च उम्मीद रखना, ये गलत होगा। कुछ चुने हुए, सम इलेक्टेड, ये यहाँ पर नेगेटिविटी को शो कर रहा है, विचारधारा के खिलाफ जा रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन की विचारधारा के खिलाफ जा रहा है। कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीद रखना, मतलब एक तरीके से ये हो गया कि जो क्लास में टॉप करेगा, अधिगमकर्ता मतलब जो क्लास में टॉप करेगा, टीचर सिर्फ उसी से उम्मीद रखे। लास्ट बेंच पर बैठा हुआ वो बालक जो सीख नहीं पा रहा है, जो मल्टीप्लाई को नहीं कर पा रहा है ठीक से, लेकिन फर्स्ट बेंच वाला ठीक से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ टॉपेस्ट जो स्टूडेंट्स हैं, टॉपेस्ट अधिगमकर्ता हैं, सिर्फ और सिर्फ उनसे ही उम्मीद नहीं रख सकते, आपको पूरे क्लासरूम से उम्मीद रखनी होगी, क्योंकि तभी ये अभ्यास समावेशी शिक्षा के साथ जाएगा। ये तो विचारधारा के खिलाफ ही है बिल्कुल बात, कि आप टॉप स्टूडेंट जो क्लास में टॉप कर रहा है, आप उसी से बात कर रहे हैं, और आप हीन भावना से देख रहे हैं उन बच्चों के साथ जो अच्छे तरीके से एक तरीके से आंसर नहीं दे पाते आपकी बातों का। तो आप यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन की विचारधारा के खिलाफ, इस आइडियोलॉजी के खिलाफ आप थोड़ा सा गलत जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत है, नेगेटिव पूछा गया है, इसी वजह से ये क्वेश्चन का आंसर सही है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, लेवल इसका अच्छा सवाल का है, तो आप लोग बताइएगा क्या होगा। स्टेटमेंट एंड रीजन्स के ऊपर आपका क्वेश्चन दे रखा है। स्टेटमेंट ए क्या है? बच्चों व बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती। बच्चों और बचपन की संकल्पना क्या है? सार्वभौमिक नहीं हो सकती। पहला स्टेटमेंट ये है। तर्क क्या है? बच्चों व बचपन की संकल्पना क्या नहीं हो सकती? सार्वभौमिक नहीं हो सकती। चलिए, स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है इसका, बच्चों व बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। ये तो भाई अपने आप में गलत हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, तर्क पे से स्टार्ट करते हैं। बच्चों व बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की भूमिका नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। ये फॉर्मूला ही गलत हो गया, पूरी विचारधारा ही, पूरा का पूरा सिद्धांत ही गलत हो जाएगा कि विकास जो होता है वो वंशक्रम, वंशानुक्रम और पर्यावरण यानी कि समाज का गुणनफल के बराबर होता है। और ये भी बात बोली जाती है कि जो विकास है पर्यावरण और वंशक्रम, वंशानुक्रम के एक दूसरे के अंतर्निहित होते हैं, एक दूसरे परस्पर इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। तो ये बात तो गलत हो जाएगी, क्योंकि बच्चों व बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। इसका मतलब ये तो बात गलत हो गई। आर तो गलत हो गया भाई, क्लियर है, आर तो गलत हो गया। तो इसमें बोला देखिए ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर की व्याख्या ए नहीं कर पाता है, ऐसे तो नहीं बोल सकते, आर तो गलत है। बच्चों व बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती, ये वाली बात बिल्कुल सही है, सार्वभौमिक नहीं हो सकती। सार्वभौमिक का मतलब क्या है? सार्वभौमिक नहीं हो सकती यानी कि यूनिवर्सल, एक जैसी नहीं हो सकती सभी की। भाई अलग अलग क्लास के अंदर बच्चे जितने भी बच्चे हैं, कोई थोड़ा ज़्यादा सीखेगा, कोई थोड़ा कम सीखेगा, कोई किसी बैकग्राउंड से आएगा, कोई किसी बैकग्राउंड से आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रत्येक स्टूडेंट क्या है एक ही लेवल से सीखे, एक ही जैसी चीज़ों को सीखे, फिर तो वो रट्टाफिकेशन हो जाएगा और रोट मेमोराइजेशन को यहाँ पर महत्व नहीं दिया जा सकता। बच्चों और बचपन की जो संकल्पनाएं सार्वभौमिक नहीं हो सकती, क्योंकि बोला भी है इनेट एबिलिटी होती है बच्चों के अंदर, जन्मजात क्षमताएं होती हैं सीखने की, किसकी? अधिगम की जो जन्मजात क्षमताएं होती हैं, तो वो एक तरीके से क्या है। और ये भी बोला जाता है कि बूम्ब टू टुम्ब सीखता है। क्या सीखता है? बूम्ब टू टुम्ब, यानी कि गर्भ से लेके कब्र तक सीखता है। कहाँ तक? गर्भ से सीखना प्रारंभ होता है और कब्र तक बच्चा सीखता ही रहता है, इसका मतलब। और हर बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता है, अलग अलग तरीके से सीखता है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो स्टेटमेंट ए तो गलत हो जाएगा, लेकिन इसका आर तर्क जो है वो सही है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। चलिए लगाइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किस से बचना चाहिए? लगाइए भाई क्या होगा।
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए? जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को किससे बचना चाहिए? देखिए, उन्नत पूरक और पठन सामग्री का उपयोग करना। उन्नत पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, ये तो हो सकता है भाई, ये तो है, ठीक, इससे नहीं बचना चाहिए। स्वनिर्देशित गतिविधि के लिए अवसर प्रदान करना, अवसर तो देने चाहिए। स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसरों की अनुमति देना। देखिए, बच्चा स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसरों की अनुमति अगर आप दे रहे हो तो इसके अंदर क्या है, इसका मतलब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहे हो आप, सक्रिय भागीदारी वो निभाए। बच्चा ऐसा नहीं है कि वो उदास बैठा हुआ है, बिल्कुल डल बैठा हुआ है, नीरस है और वो आपको लगता है कुछ सीखेगा नहीं। आपको अवसर देने पड़ेंगे क्लासरूम के अंदर, उसे भी अवसर देना पड़ेगा जो कुछ भी नहीं सीख रहा है। इसका मतलब स्वतंत्र रूप से सीखने की अवसरों की अनुमति आपको देनी पड़ेगी। क्लियर है? और स्वनिर्देशित गतिविधियों के लिए स्वयं से जो निर्देशित गतिविधियाँ हैं उनके लिए भी अवसर देना होगा। उन्नत पूरक और पठन सामग्री का भी उपयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना, ये गलत हो जाएगा। आप एक डंडे से बच्चों को नहीं हाँक सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, आप क्लास में गए, आपने क्या बोला, टेस्ट होगा आपका मंडे को, आपने ऐसा बोला, और सभी के नंबर क्या आने चाहिए? 10 आउट ऑफ 10 आने चाहिए। इट इज़ पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? ना जी ना। हर बच्चे के 10 आउट ऑफ 10 कैसे आ सकते हैं? हो सकता है कि आपको 40 बच्चों की क्लास है, 30 बच्चों की क्लास है, 3 के आ जाएं, 2 के आ जाएं, लेकिन सबके एक जैसे नंबर आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते। सभी के सभी क्या हैं, किसी के कितने आएंगे, किसी के कितने आएंगे, हाँ, आप उनके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसरों की अनुमति दे सकते हैं। स्वनिर्देशित गतिविधि के लिए अवसर प्रदान कर सकते हैं। उन्नत पूरक पठन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। आपसे पूछा था नेगेटिव किससे बचना चाहिए, नेगेटिव ही तो पूछा था। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए? आपसे नेगेटिव पूछा था, एस्केप किससे करना चाहिए, किसे छोड़ देना चाहिए, किससे बचना चाहिए? तो सभी विद्यार्थियों को समान, विद्यार्थियों के लिए समान लक्ष्य निर्धारित करना, इस बात से बचना चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए, जो भी क्वेश्चन होंगे उनका आपको कंप्लीटली पूरा का पूरा डिस्कशन मिलेगा, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो भी बड़ा हो सकता है। तो आप लोगों बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तभी आप क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लगाइए राइट आंसर क्या होगा। बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो विकास के संदर्भ में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, व्हाट इज राइट, विच इज राइट? लगाइए भाई कौन सा सही होगा। देखिए, विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से निर्धारित है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से निर्धारित है। बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूर्ण रूप से, ये बात गलत हो जाएगी। पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से निर्धारित है, इसका मतलब तो ये हो गया कि साइंटिस्ट का बच्चा ही साइंटिस्ट बनेगा, मुख्यमंत्री का बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा, आईएएस का बेटा आईएएस बनेगा। इसका मतलब तो ये हो गया, क्योंकि विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से, आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज़, हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज़ वंशानुक्रम हो गया, और जिससे वो संबंधित है तो पूर्ण रूप से है। तो अगर वो आईएएस बन रहा है तो वो भी आईएएस बनना चाहिए, डॉक्टर बन रहा है तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनना चाहिए। तो पूर्ण रूप से निर्धारित है होता है आनुवंशिकता पर, ये तो बात क्या हो जाएगी, अपने आप में गलत हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, 3/4 लक्षण जन्मजात होते हैं, बाकी पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। देखिए, कितने लक्षण पर्यावरण से आते हैं, कितने लक्षण आनुवंशिकता से आते हैं, इसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही एक फॉर्मूला बताया था, डेवलपमेंट इक्वल टू क्या होता है, हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। जो भी बालक सीखेगा, जो भी बच्चा सीखेगा, जो भी अधिगमकर्ता सीखेगा, वो अपनी वंशानुक्रम और उसके समाज के द्वारा, उसके पर्यावरण के द्वारा, उसके आसपास के घेरे में जो भी सीखा है उसने, उसके द्वारा ही सीखेगा। तो इसको मेजर तो किया नहीं जा सकता भाई कि वो वंशानुक्रम से कितना सीखा है और पर्यावरण यानी कि आसपास के समाज से कितना सीखा है। कोई समाज से कितना सीख रहा है ये नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें
जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, देखकर सीख जाते हैं, अपने आप ही स्वतः रूप से सीख जाते हैं। तो इसका मेजरमेंट तो आज तक किसी ने किया ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। कोशिश की है लेकिन सही नहीं है। विकास पूर्ण रूप से पर्यावरण से निर्धारित है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। पूर्ण रूप से पर्यावरण पर भी निर्धारित नहीं है, नहीं तो फिर आनुवंशिकता का प्रभाव कहाँ रह जाएगा। देखिए, पूर्ण रूप से ना तो वो आनुवंशिकता यानी कि वंशानुक्रम से निर्धारित हो सकता है, और ना ही पूर्ण रूप से उसका जो विकास है वो पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट से निर्धारित हो सकता है। क्योंकि अगर पूर्ण रूप से निर्धारित हो जाएगा तो एक दूसरे के ये इंटररिलेटेड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि विकास दोनों आनुवंशिकता और पर्यावरण की अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका है। यही तो बोल रहा हूँ मैं, इंटररिलेटेड हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण विकास में इंटररिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, अन्योन्य क्रियात्मक रूप से संबंधित होते हैं। हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज एनवायरनमेंट का मल्टीपल हो सकते हैं, इनको ना तो मेजर किया जा सकता है, ये केवल एक चीज़ पर ही पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही इस सवाल का सही जवाब है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त सवाल आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि स्टेटमेंट और रीजन पर डिपेंड करता है। चलिए लगाइए। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन है तो प्रश्न सरल ही। चलिए, स्टेटमेंट क्या दे रखा है, विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। विकासात्मक जो प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा है केवल औसत उम्र सीमा को दर्शाती है। बात तो ठीक है, जो विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा है वो केवल औसत उम्र सीमा को दर्शाती है। चलिए भाई, हो सकता है। इसके बाद बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है। बात तो बिल्कुल सही है, तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, जो तर्क आर दिया गया है बिल्कुल सही है। तर्क कथन ए भी सही है, लेकिन क्या है, यहाँ कुछ और बात की जा रही है, यहाँ कुछ और बात की जा रही है। बात तो विकास की ही की जा रही है, लेकिन थोड़ा सा इंटरलेट नहीं हो पा रहे हैं। तो आर यहाँ पर ए को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। आर सही व्याख्या करता है ए की। चलिए एक बार दोबारा से रीड करते हैं, क्या दे रखा है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा को दर्शाती है। केवल औसत उम्र सीमा को दर्शाएगी, ठीक है, एवरेज को। बच्चों के विकासात्मक गति की अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। बात आर तो बिल्कुल सही है। ए केवल औसत उम्र सीमा को दर्शाती है, बात ठीक है। ये वाली बात अलग अलग समय पर पहुंचते हैं और केवल औसत उम्र सीमा को दर्शा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 पर ही जाइएगा आप, ये क्वेश्चन आपका राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, वाइगोस्की पद्धति। मैंने बोला था आपसे, वाइगोस्की, जीन पियाजे, कोलबर्ग, ये 3 भाई साहब ऐसे हैं, कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में लाते हैं और फिर ले आए। फिर से ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। लेव वाइगोस्की की बात करें तो ये किस पर जोर देते हैं, तो ये समाजवाद पर जोर देते हैं लेव वाइगोस्की साहब। तो वाइगोस्की की यह पद्धति जिसमें शिक्षक तथा छात्र सीखने में सहयोग करते हैं क्या कहलाता है। लगाइए राइट आंसर, ये है आपका बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। वाइगोस्की पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं क्या कहलाता है। प्रतिपादक शिक्षण। ना जी ना, प्रतिपादक शिक्षण के बारे में तो लेव वाइगोस्की साहब ने बात ही नहीं की है। क्रमादेशित निर्देश के बारे में बात नहीं की, खोज अधिगम के बारे में बात नहीं की। पारस्परिक शिक्षण, इंटररिलेटेड टीचिंग ऐसे बोल सकते हैं। तो पारस्परिक जो शिक्षण है इसमें क्या है, सीखेगा। इसका मतलब क्या हो गया, समाजवाद की बात हो रही है कि नहीं, समाज की बात हो रही है, एनवायरनमेंट की बात हो रही है। तो शिक्षक और छात्र दोनों सीखने में सहयोग करते हैं। वाइगोस्की पद्धति में ये क्या हो जाएगी आपकी पारस्परिक शिक्षण पद्धति, पारस्परिक शिक्षण के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक अंतःक्रियाओं में कठिनाई से जुड़ी है। कौन सी दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक अंतःक्रियाओं में कठिनाई से जुड़ी है। तो गतिक दिव्यांगता, वाचन वैकल्य, नेत्रहीनता नहीं होगा, स्वलीनता आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कौन सी दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक अंतःक्रिया में कठिनाई से जुड़ी है, तो ये स्वलीनता जुड़ी है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेव वाइगोस्की साहब फिर से रिपीट कर गए। लगाइए 13 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वाइगोस्की साहब रिपीट मार रहे हैं भाई, पेपर में ऐसे ही आएंगे। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार पाण है। पाण क्या होता है,
पाड़ को अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो इसको बोलते हैं स्कैफ होल्डिंग। क्या बोलते हैं? SCAFFHOLDING। क्या बोलेंगे? स्कैफ होल्डिंग बोलेंगे। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पाड़ यानी कि स्कैफ होल्डिंग क्या है? स्पेक होल्डिंग की मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं पुराने ज्ञान में कुछ गलतियां हो रही हैं तो उसमें कुछ जोड़ घटाव करके उसे सही करना एक तरीके से स्कैफ होल्डिंग के अंतर्गत आ सकता है। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे, पाड़ के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता केवल मात्रा में बदलाव करने की आवश्यकता है। ना जी ना, केवल मात्रा में बदलाव करने की मतलब ओनली वाला तो ये मान लीजिए 99.99% गलत हो जाता है अगर नेगेटिव ना पूछा हो। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में प्रभावशील नहीं है। पाड़ अगर संज्ञानात्मक, एक बात बताइए, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, ये क्या कहलाता है? एक तरीके से स्कैफिंग होल्डिंग कहलाता है, और जिसमें सुधार भी किए जाते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया, इन्होंने बोला बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में प्रभावशाली नहीं है क्या? पाड़ यानी कि स्कैफ होल्डिंग। इसका मतलब तो क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 10th क्लास का जो बच्चा है वो टिग्नोमेट्री सीखता है। क्या सीखता है? टिग्नोमेट्री। वही बच्चा 12th क्लास में जाके फिर टिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। लेकिन 10th क्लास में वो बेसिक सीखता है और 12th क्लास में थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन सीखता है। तो अगर उसे बेसिक नहीं आता होगा तो वो 12th क्लास के जो टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति के सवाल हैं, उनको नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हो गया। देखिए, लेकिन बच्चा कर लेता है फिर भी। इसका मतलब क्या है? स्कैफ होल्डिंग का प्रभाव तो है विकास में, और ये क्या बोल रहे हैं? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में प्रभावशाली नहीं है। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, इसको समझ लीजिए। संज्ञानात्मक का मतलब होता है सूचनाओं को एकत्रित करना, सूचनाओं को इकट्ठा करना, और सूचनाओं को इकट्ठा करने के विकास में ये प्रभावशाली नहीं है। तो भाई प्रभावशाली तो है, क्योंकि पुराना जो विकास है उसने 10th क्लास में सीखा है, उसी के आधार पर वो 12th क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है। तो स्कैफ होल्डिंग यानी कि पाड़ यहाँ पर सहायता तो कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? पाड़ के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता केवल गुणवत्ता प्रकार में बदलाव करने की आवश्यकता है। केवल गुणवत्ता, केवल मात्रा, ओनली अगर आ जाए नेगेटिव को शो करेगा। अगर आपसे पॉजिटिव आंसर पूछा है तो आप गलत कर दीजिएगा। के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। आप मात्रा में भी और गुणवत्ता, मात्रा और गुणवत्ता, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वालिटी देखिए, कोई भी प्रोडक्ट हो, मान लीजिए आप कोई दुकान पर कोई प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं, क्लियर है, उसकी क्वांटिटी आप अच्छी दे रहे हो लेकिन क्वालिटी उसकी ख़राब है, कोई नहीं लेगा। कोई लेगा? नहीं लेगा। क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी कम है, फिर भी कोई नहीं लेगा। लेगा? नहीं लेगा। अरे सोने की क्वालिटी कितनी अच्छी होती है लेकिन क्वांटिटी कितनी होती है? थोड़ी सी। कितने अधिक लोग लेते हैं? बहुत, ना के बराबर कम लोग लेते हैं। अच्छा जी, ऐसे ही बात कर लें, मान लीजिए क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, भूसे की बात कर लें, क्वालिटी कितनी अच्छी है बताइए आपको? क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, खरीदने वाले कम होते हैं, लेकिन क्वालिटी भी अच्छी हो, क्वांटिटी भी अच्छी हो, खरीदने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है? पाड़ क्या है? यहाँ पर पाड़ की बात, स्कैफ होल्डिंग, ज्ञान की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो मात्रा और गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इन कॉन्टेक्स्ट टू स्कैफ होल्डिंग। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। ये है आपका ज़बरदस्त सवाल, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और ये तो पूछा ही गया है, अगली बार फिर आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। विद्यार्थियों की विफलता अक्सर अधिगम कार्यों में अरुचि से जुड़ी होती है। निम्न में से किस द्वारा कम किया जाता है? किसके द्वारा कम किया जाता है? तो थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में मिस्टेक है। विद्यार्थियों की जो विफलता है अक्सर अधिगम कार्यों में अरुचि से जुड़ी होती है। देखिए, फेल हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? उनकी रुचि नहीं है। अगर कोई बच्चा मैथ में फेल हो रहा है, इसका मतलब मैथ के अंदर उसकी रुचि कम है, यही तो बात हो गई। तो किस द्वारा इसे कम किया जा सकता है? तो इसको कैसे कम कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, कार्य को यथासंभव आसानी से पूरा करने के लिए उन्हें अनुबंधित करना। आप अनुबंधित नहीं कर सकते, आप अवसर प्रदान कर सकते हैं सरकार, आप उनको अनुबंधित नहीं कर सकते, एक डंडे में हाँक नहीं सकते। उनके वास्तविक जीवन में सीखने के कार्यों को प्रयोज्यता को निर्दिष्ट नहीं करना, ये तो वैसे ही नेगेटिव हो गया, गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्या है? अधिकांश विद्यार्थियों के लिए सीखने के कार्यों को अबोधगम्य बनाना। अबोधगम्य अधिकांश के लिए, बाकी के का क्या होगा? विद्यार्थियों के कार्यों को सीखने की प्रासंगिकता को समझने में मदद करना। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका।
विद्यार्थियों के जो कार्य हैं उनको सीखने की प्रासंगिकता को समझने में कहाँ ये गलती कर रहे हैं, पहला पॉइंट। किस प्रकार की गलती कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट। और कौन कौन सी गलती कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट। इन तीनों को अगर आप समझ गए तो वहाँ पर आप उनको क्या है, एक तरीके से रेमेडी का देने का प्रयास करोगे, रेमेडियल। ये जो आपने किया था इसको बोलते हैं निगमनात्मक उपचार। अगर किसी भी चीज़ को आप पता लगा रहे हैं, कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा है किसी सवाल को, तो आप पता लगा रहे हैं कि ये क्यों नहीं सीख पा रहा है, तो इसको बोलते हैं निगमनात्मक उपचार। क्या बोलते हैं, निगमनात्मक उपचार। इसे बोलते हैं निगमनात्मक उपचार। और जब वो आपको पता चल गया कि ये क्यों नहीं सीख पा रहा है, अब आपको उसके लिए अदर एग्जाम्पल का सहारा लेके, किसी भी चीज़ का यूज़ करके आप उसको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। इसे बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक। क्या बोलते हैं, उपचारात्मक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसको बिल्कुल क्लियरिफाई करता है, विद्यार्थियों के कार्यों को सीखने में की प्रासंगिकता को समझने में मदद करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित में से जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है। मैंने पहले ही बोला था इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, यहाँ तो 4 क्वेश्चन हो भी चुके हैं लेब-वाइगोत्स्की, कोलबर्ग और जीन पियाजे साहब से। तो आप लोग लगाइए राइट आंसर क्या होगा। जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है, जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है। तो बच्चों में दुनिया की समझ बनाने में जन्मजात क्षमता होती है। आलोचना पूछी है, ये तो बात सही है, इस वजह से ये गलत है। इनेट एबिलिटी होती है बच्चों के अंदर, जन्मजात क्षमताएं होती हैं सीखने की, अधिगम की, तो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये आलोचना थोड़ी है, तो इस वजह से गलत हो गया। बच्चे अपने वातावरण पर सक्रिय रूप से कार्य करके सीखते हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे भैया, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे विद द एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। वातावरण पर सक्रिय रूप से कार्य करके सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सही है। लेकिन पूछा क्या गया था, आलोचना, तो आलोचना तो नहीं है ये। फोर्थ ऑप्शन क्या है, बच्चे अलग अलग तरीके से सोचते हैं, उनकी सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बात तो बिल्कुल सही है, अलग अलग तरीके से सोचेंगे, वयस्कों से उनकी सोच क्या होगी, बिल्कुल गुणात्मक रूप से, गुण के रूप में देखा जाए तो भिन्न होगी। बात तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए अगर कोई 24 ईयर का है, अगर वो ये कहता है कि चांद सूरज क्या है दक्षिण से क्यों नहीं निकलता, तो फिर एक मिस्टेक वाली बात है, ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन अगर वही अगर 4 साल का बच्चा है या 6 साल का है या 7 साल का है और वो बोलता है कि दक्षिण से क्यों नहीं निकलता, तो वहाँ पर लॉजिक है, उसका तो लॉजिक है, उसकी तो बात सही है, वो पूछ सकता है। लेकिन 24 ईयर का पूछ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं, उनकी सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बात तो ठीक है, लेकिन ये आलोचना थोड़ी है, सही बात है लेकिन आलोचना थोड़ी है, इस वजह से गलत हो गया। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बात तो ठीक है, लेकिन ये क्या है, जीन पियाजे सिद्धांत के अनुसार आलोचना है। तो यही ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, लगाइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति एक शिक्षक द्वारा माध्यमिक कक्षाओं में जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है। जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब हो गया जेंडर वाइस, इसको बोल सकते हैं जेंडर स्टेरियोटाइप बोल सकते हैं। तो 2 वर्ड यूज किए जाते हैं जेंडर रूढ़िवादिता के लिए, जेंडर वाइस या जेंडर स्टेरियोटाइप। इसका मतलब क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा क्लियर रूप में समझने का प्रयास कीजिए। जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब होता है एक तरीके से जो पुरानी परंपराएं चली आई हैं उनको ही चलाते रहना। एक तरीके से बोल दिया जाए कि जो महिलाएं हैं वो ही सिर्फ खाना बनाएंगी, वो ही झाड़ू लगाएंगी, वो ऑफिस नहीं जाएंगी, वो ड्यूटी नौकरी वगैरह नहीं करेंगी, जो महिलाएं हैं वही क्या करेंगी, आपका कपड़े धोएंगी। तो ये एक तरीके से जेंडर रूढ़िवादिता हो गई। क्या हो गई, जेंडर रूढ़िवादिता। अब जेंडर रूढ़िवादिता को कैसे अलग किया जा सकता है, तो स्टेरियोटाइप की अगर बात करें साथियों, तो देखिए
जो पुरुष हैं सिर्फ वही ऑफिस जाएंगे, पुरुष हैं वही नौकरी करेंगे। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को आता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति एक शिक्षक द्वारा माध्यमिक कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है? पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों और महिलाओं के चित्रण की समालोचना करते हुए चर्चा करना, जेंडर एक सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करना, गैर लिंगवाद व्यवहार को प्रोत्साहित करना, लड़कों को गणित और विज्ञान और लड़कियों को भाषा विषय लेने के प्रोत्साहित करना, ये जेंडर रूढ़िवादिता की बात करता है। चलिए, तो ये क्या करेगा? आप क्या कर रहे हो? लड़कों को भाई तुम तो गणित ही पढ़ो, विज्ञान ही पढ़ो, साइंस पढ़ो, लड़कियों से बोल दो तू गृह विज्ञान ले ले बिटिया। ऐसे थोड़ी होता है। अगर आप इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, लड़कियों को भाषा विषय लेने के लिए प्रोत्साहित करना, तो यहाँ जेंडर रूढ़िवादिता को क्या कर रहा है? संबोधित करने के लिए सही बात नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, आसान सवाल है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसका आंसर लगा देंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया। कर लीजिएगा भाई। अगर आपको फ़ायदा मिलता है, प्रॉफिट मिले, आपको लगता है कि इससे प्रॉफिट होगा मुझे, तो आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बस क्लास लेते रहिए, उसी का बेनिफिट लेते रहिए। लगाइए क्या होगा। अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए स्कूलों को क्या करना चाहिए? देखिए, अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए स्कूलों में क्या करना चाहिए? जो अधिगमकर्ता हैं उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनको संबोधित करने के लिए स्कूलों को क्या करना चाहिए? लगाइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए, फोर्थ ऑप्शन से देखते हैं। सभी अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा कर उन्हें समान रूप से देखना चाहिए। आप व्यक्तिगत रूप से अनदेखा कर देते हैं, मतलब बच्चे को अनदेखा थोड़ी कर सकते हैं। मान लीजिए पंजाब में आपकी पोस्टिंग हो जाती है KVS में। क्लियर है? KV पंजाब के अंदर आपको मिल जाता है। वहाँ पर अगर कोई लड़का यूपी का पहुँच जाए, आप वहाँ पंजाबी भाषा होगी, ठीक है, वहाँ यूपी का लड़का पढ़ने के लिए क्लासरूम में पहुँचता है, क्लास के अंदर, स्कूल में, तो आप उसे अनदेखा कर देंगे। व्यक्तिगत ज़रूरत, भाई उसकी व्यक्तिगत ज़रूरत क्या है? आप उसको हिंदी में सिखाने का प्रयास करेंगे, बाकी को पंजाबी में। क्लियर है? लेकिन आप उसे व्यक्तिगत रूप से अनदेखा कर सकते हैं? नहीं करेंगे। ये तो अन्याय वाली बात हो गई नहीं, आप उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये तो क्या है? गलत हो गया। अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को हटा देना। जो अधिगमकर्ता हैं उनके सभी विभिन्नताओं को हटा देना। नहीं भाई, हम हिंदी में ही पढ़ाएंगे, विभिन्नताओं को हटा देना। अरे भाई, ये असेट्स के रूप में लिया जाता है। बच्चे जिस समाज से पहुँचते हैं, जिस पर्यावरण से पूछते हैं, जिस घेरे से पहुँचते हैं, वो उनको संपत्ति के रूप में, उनकी एक तरीके से असेट, संपत्ति के रूप में उनको लिया जाता है। ऐसे माना जाता है कि ये तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं, तो आप उनकी विभिन्नताओं को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं हटा सकते। अधिगमकर्ता के बीच सभी विभिन्नताओं को खारिज कर देना, मतलब भाई जो विभिन्नता है उनको खारिज कर दो। इसका मतलब क्या है? हिंदी वाले को हम हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, हम तो पंजाबी में ही पढ़ाएंगे। तमिल वाले को हम कोशिश नहीं करेंगे, तमिल नहीं सीख रहा तो इंग्लिश में सिखाने की कोशिश करें, लेकिन आप उसको बोल देंगे भाई तुम क्लासरूम छोड़ के चले जाइए, आप इस विद्यालय में नहीं पढ़ सकते। ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। आप उसकी विभिन्नताओं को खारिज नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो गया। उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनानी चाहिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उनकी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा? खुद से योजना बनानी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा। इस बच्चे को, इस स्टूडेंट को कैसे सिखाया जा सकता है, आप उसके लिए एक प्लानिंग कर सकते हैं और प्लानिंग के तौर पर वहाँ पर आप सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट एंड रीजन पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए भाई लगाइए। स्टेटमेंट क्या है उसको पढ़ लेते हैं। एक शिक्षकों को विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देने चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है भाई। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देने चाहिए, बिल्कुल सही है। सीखे गए संप्रतियों को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने के लिए शिक्षार्थियों का ज्ञान गहरा तथा दीर्घकालीन हो जाता है। बात तो सही है, बात तो दोनों सही है। ए भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन से देखते हैं। ए आर दोनों गलत हैं, वैसे ही गलत हो गया। ए सही है, आर गलत है, वैसे गलत हो गया। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही व्याख्या नहीं कर, आर सही व्याख्या नहीं करता नहीं है,
एक ही। तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहे हैं। आर एक ही व्याख्या अच्छी तरीके से, आर सही व्याख्या करता है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देने चाहिए। अवसर देने का प्रयास, सीखे गए संपत्तियों को किन्हीं परिस्थितियों को लागू करने से शिक्षार्थियों को गहरा, देखिए यहाँ भी अधिगम को लागू करने की बात की गई, अवसर देने की बात, और लागू करने से शिक्षार्थियों का गहरा ज्ञान और दीर्घकालीन हो जाता है। यानी कि ये इसको क्या कर रहा है, इसको व्याख्या सही कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है किसकी, ए की। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर रूप में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, आसान सवाल है। चलिए लगाइए क्या होगा इसका सही जवाब। प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए, दिमाग लगाइए और लगाइए उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रतिक्रिया में बाधा डालता है। देखिए नेगेटिव से बहुत पूछा है, जूनियर लेवल में सबसे खास बात क्या है, वहाँ नेगेटिव क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रश्न वही होगा प्राइमरी लेवल का, वहाँ नॉट लगा के पूछ लेगा, वहाँ मिस्टेक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रतिक्रिया में बाधा डालता है। लगाइए भाई क्या होगा राइट आंसर। कौन सा कारक है जो विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रतिक्रिया में बाधा डालेगा। लास्ट से देखते हैं, लक्ष्यों को परिभाषित करना, समस्या का प्रस्तुतिकरण करना। लक्ष्यों को आप परिभाषित कर रहे हो, ठीक है, उनकी डेफिनेशन दे रहे हो, प्रस्तुतिकरण कर रहे हो किसका, समस्या का, प्रॉब्लम सॉल्विंग बात चल रही है, तो बिल्कुल बात सही है ये तो ये तो बाधा नहीं डालेगा, सही है, इस वजह से गलत है क्योंकि नॉट पूछा है, बाधा डालता है। चयनित समाधान के परिणामों की आशंका करना, बिल्कुल सही है लेकिन गलत है क्योंकि बाधा डालना वाला पूछा है। कई संभावित समाधानों की खोज करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। देखिए संभावित समाधानों की खोज करना ये भी बिल्कुल बात सही होगी क्योंकि लेकिन आपसे नॉट पूछा है, इस वजह से गलत है। सामग्री के पारंपरिक उपयोग पर स्थिरता, स्थिरता शब्द ये आपको गलत कर देगा और गलत है इसी वजह से सही है क्योंकि आपसे नॉट पूछा गया था, गलत पूछा गया था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है जब, क्या होगा भाई, सभी लोग लगाइए राइट आंसर क्या होगा। सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है कब, जब, कब हो जाता है, सीखना क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है और प्रासंगिक हो जाता है कब, जब विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय नकल कई बार दोहराई जाती है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाएगा, नकल करने से बच्चा सीख थोड़ी पाएगा, रोट मेमोराइजेशन से कभी सीख पाता है ना जी ना। विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया कुछ उत्तेजनाओं का उपयोग करके अनुबंधित की जाती हैं। भाई एक डंडे में नहीं हाँक सकते, उनको आप रोक नहीं सकते, उसको अवसर देने का प्रयास करेंगे। अवसर दोगे तभी वो प्रभावी रूप से और प्रासंगिक रूप से सीखने का प्रयास करेगा। आप उनको अनुबंधित ही कर दोगे, लिमिटेड कर दोगे तो फिर वो कहाँ सीख पाएगा, तो ये तो गलत हो गया। नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित ना की जाए, इसका मतलब तो सीधा सीधा वही मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा था अभी कि 10th क्लास के बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है, त्रिकोणमिति, और फिर वही वो उसका बेसिक होती है। 12th क्लास के बच्चे को फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है, वो उसका थोड़ा सा लेवल होता है। तो अगर बेसिक 10th क्लास में नहीं पढ़ा होता तो क्या वो 12th क्लास में सवाल को कर पाता, नहीं कर पाता। तो क्या नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित ना की जाए, क्यों ना की जाए भाई, की जाए बिल्कुल। अगर उसे आप पिछले ज्ञान से नहीं संबंधित करोगे, यानी कि आप पाण नहीं करोगे, पाण का मतलब स्कैफोल्डिंग नहीं करोगे, स्कैफोल्डिंग का मतलब पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर वो कहाँ सीख पाएगा, तो ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या, सेकंड क्या है, विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, ये आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। लगाइए वही राइट आंसर। Which of the following is an example of question that would promote critical thinking in children? इनमें से कौन सा है एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन है that would promote critical thinking को बच्चों के अंदर क्या करेगा, प्रमोट करने का प्रयास करेगा, बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, इंक्रीज करने का प्रयास करेगा, संवर्धित करने का प्रयास करेगा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए लास्ट से देखते हैं, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ प्लांट सेल। आपने प्लांट सेल का डायग्राम बना दिया, क्या उससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग
प्रमोट हो पाएगी? इतना नहीं हो पाएगी जितना होनी चाहिए। कैलकुलेट करना 384 मल्टीप्लाई 7 या पावर 7, इससे भी कहाँ हो पाएगी। व्हाट इज़ द एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ इन इंडिया, तो इससे भी कहाँ हो पाएगी। सजेस्ट वेरियस वेज टू रिजॉल्व वाटर शॉर्टेज इन योर स्टेट, ये बहुत बड़ी बात हो गई। आप उससे क्या कहोगे, अपने सुझाव दीजिए। किस पर दीजिए कि आपके राज्य के अंदर जो वाटर की समस्या है, पानी की कमी की जो समस्या है, आप इसे कैसे कम कर सकते हैं, आप इसे कैसे इसका निराकरण करेंगे, ऐसे आप बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है, अगर आप उससे सुझाव मांग रहे हैं तो वहाँ वो सोचेगा यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर आएगी। क्रिटिकल थिंकिंग आएगी तो इसका मतलब उसके अंदर अलग अलग टाइप के आंसर भी आ सकते हैं, अलग अलग टाइप के उसके अंदर सॉल्यूशन होंगे। तो आप उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। किसके द्वारा, सजेस्ट वेरियस वेज, बहुत से जो रास्ते हैं उनको सुझाव लेकर कि आप सुनिश्चित करिए आप अपने राज्य में, आप अपने ज़िले में, आप अपने गांव में किस प्रकार वाटर की शॉर्टेज को कम कर सकते हैं, यानी कि पानी की उपलब्धता ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके यहाँ सामने आ चुका है। प्रश्न क्या है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो अधिगमकर्ता होता है, अधिगमकर्ता का मतलब सीखने वाला। अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील कक्षा है तो सीखेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा। अब कैसे सीखेगा ये बात करते हैं। निष्क्रिय प्राणी है, एक बात बताइएगा, अगर बच्चा निष्क्रिय प्राणी होता तो क्या प्रोग्रेसिव एजुकेशन उसकी हो पाती? ना जी ना। कैसा प्राणी होना चाहिए, सक्रिय प्राणी होना चाहिए। अगर वो प्रगति करना, कोई भी व्यक्ति अगर प्रगति करना चाहता है तो निष्क्रिय नहीं होगा, सक्रिय होगा। तो ये तो ऑप्शन आपका वैसे ही गलत हो गया। जिन्हें शिक्षकों द्वारा नियंत्रण करने की जरूरत है, वहाँ कंट्रोलिंग की बात और कर दे भाई साहब, कंट्रोलिंग की बात और कर दे तो वैसे ही गलत हो गया। निष्क्रिय और ऊपर से कंट्रोलिंग, तो दोनों मिलके क्या कर देंगे, इसका सर्वनाश कर देंगे, नष्ट कर देंगे, अरे भाई गलत कर देंगे। को अभ्यास प्राणी के रूप में देखा जाता है जिसे सभ्य करने की ज़रूरत है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, बात ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, बात ठीक है। लेकिन अभ्यास प्राणी के रूप में देखा जाता है, इसका मतलब उसको आप अभ्यास ही देते रहो। मान लीजिए कि मल्टीप्लाई वो गलत करता है, आप उसको 50 और दे दीजिए, कर बेटा अभ्यास, आप उसको फिर से 50 दे दीजिए, क्या सही कर पाएगा? नहीं, क्योंकि जब तक आप उसे रेमेडी नहीं दोगे, जब तक आप उसका बताओगे नहीं गलती कहाँ हो रही है, तब तक वो कर पाएगा नहीं। तो अभ्यास प्राणी के रूप में देखा जाता है, सभ्य करने की ज़रूरत है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी, गलत हो जाएगा। लास्ट क्या है, निर्देश के लिए पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। क्या प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर क्या बच्चे पूर्णतः शिक्षक पर निर्भर होंगे? क्या उनके माता पिता का कोई रोल नहीं होगा? अगर रोल नहीं होता तो एक बात बताओ, सीबीएसई जारी करती है डायरी, क्या करती है, डायरी, और मंथली उसमें उनके वर्कआउट लिखे जाते हैं बच्चे के, प्राइमरी स्कूल के बच्चे के, क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, क्या करना है क्या नहीं करना है आगे, सब कुछ। उसके बाद पेरेंट्स मीटिंग भी होती है। तो यहाँ पर पेरेंट्स को या समाज को या गार्जियन को जोड़ने की ज़रूरत क्या थी भाई? अगर पूर्णतः शिक्षकों पर ही निर्भर होता तो ये भी बात गलत हो गई कि निर्देश सिर्फ पूर्णतः शिक्षक ही देंगे, कोई भी दे सकता है। समाज में भी अगर वो मान लीजिए कहीं कोई गलती कर रहा है, मान लीजिए ईंट फेंक रहा है दूसरे बच्चे पर, चाहे वो घर के ना हो बाहर के हों, समाज के अंदर तो आते हैं, अगर वो उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब वो वहाँ पर कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में अधिगमकर्ता स्वतंत्र होते हैं, उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल सही। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एग्जाम्प्लीफाई प्रोसीड्यूरल नॉलेज, इनमें से कौन सा है जो प्रोसीड्यूरल नॉलेज को एग्जाम्प्लीफाई करता है? तो लास्ट से देखते हैं, स्टेट पाइथागोरस थ्योरम, तो स्टेट कहाँ हो जाएगा? आप लिखने की बात कर रहे हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोबल गोल्डन, नाजीना गोदान, जो उपन्यास गोदान है कौन है? प्रेमचंद साहब ने लिखा था। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो क्या है, यहाँ पर कुछ प्रोसीजरल नॉलेज नहीं आएगी, एग्जाम्प्लीफाई। नेम द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्रेजेंट इन फूड,
हाउ टू राइड अ बाइसिकल। देखिए क्या गलत होगा क्या सही होगा एक लाइन में। अगर आपसे सिंगल लाइन के अंदर आंसर पूछ लिया जाए, जैसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप बोलोगे नरेंद्र मोदी, ऐसे ही तो बोलोगे। तो इसका मतलब ये प्रोसीजरल नॉलेज नहीं होगी। प्रोसीजरल नॉलेज का मतलब होता है एक तरीके से धीरे धीरे सीखना चीज़ों को। कैसे? आपसे पूछ लिया है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति कौन है, आप बोलोगे रामनाथ कोविंद। तो क्या हो गया, ये प्रोसीजरल नॉलेज नहीं होगी। तो ये क्या होगा, प्रोसीजरल नॉलेज। आपसे स्टेटमेंट पूछ ली जाए, थ्योरम पूछ ली जाए, फॉर्मूला पूछ लिया जाए, किसी का नाम पूछ लिया जाए। अब जैसे यहाँ पूछा है नोबल किसने लिखा है, ये वाला गोदान, तो प्रेमचंद साहब का नोबल है, उपन्यास है। तो एक सिंगल लाइन में आंसर हो गया। नेम द मेन कंपोनेंट प्रेजेंट इन फूड, फूड के अंदर क्या होता है, कंपोनेंट क्या होते हैं, तो वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ होती है। तो सिंगल लाइन में आंसर हो गया। लेकिन हाउ टू राइड अ बाइसिकल, बाइसिकल को कैसे चलाया जाता है, साइकिल को कैसे चलाया जाता है, क्या आप सिंगल लाइन में आंसर दे सकते हो, ना जी ना। यहाँ पर प्रोसीजर की ज़रूरत होगी। आपको सबसे पहले पैलेट जो उसका पैड होगा उस पर पैर रखना होगा, थोड़ी सी स्पीड देनी होगी, साइकिल पे बैठना होगा, झोंक संभालनी होगी, एक तरफ नहीं देखना है, हैंडल संभालना है, किस साइड में चलना है, रोड पे किस साइड में चलना, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो प्रोसीजरल नॉलेज हो जाएगी यहाँ पर। कैसी हो जाएगी, प्रोसीजरल नॉलेज। तो हाउ टू राइड अ बाइसिकल, इट इज़ नॉट अ सिंगल लाइन आंसर। इफ़ any question has a not a single line answer then you can say procedural language। आप क्या बोल सकते हो, उसे प्रोसीजरल लैंग्वेज बोल सकते हो। अगर सिंगल लाइन में पूछा जाता है तो आप उसे प्रोसीजरल लैंग्वेज नहीं बोलोगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हाउ टू राइड अ बाइसिकल। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। हॉवर्ड गार्डनर, अब इनके बारे में कौन सी बात सही है, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं। हॉवर्ड गार्डनर ने, जो हॉवर्ड गार्डनर हैं, इन्होंने बहुबुद्धिवाद का सिद्धांत दिया। किसका, बहुबुद्धिवाद का सिद्धांत दिया। और इन्होंने बताया कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है, लगभग 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया। बुद्धि के आयामों के बारे में बताया, कितने प्रकार के आयाम होते हैं बुद्धि के, तो 8 प्रकार के होते हैं। तो मेरी जो थ्योरी क्लास है आप लोग उस चीज़ को देख लीजिएगा। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में चैनल पर आपको मिल जाएगी थ्योरी क्लास, उसमें हॉवर्ड गार्डनर के बारे में भी आपको मिल जाएगा। तो हॉवर्ड गार्डनर प्रपोज 12 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के 12 प्रकार के विभिन्न प्रकार के बारे में बताया। ना जीना 8 प्रकार के बारे में बताया, मैं बोल रहा हूँ आंसर गलत हो गया। थर्ड क्या है, गिव द थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का सिद्धांत दिया। अगर यही रचनात्मकता का सिद्धांत देते तो प्याजे साहब क्या करते, झक मारने के लिए आए थे, सेकंड चैप्टर में ही चले आए। तो ये तो बात गलत है, क्रिएटिविटी इन्होंने नहीं लाया। प्रपोज द यूनिटरी कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज, इन्होंने यूनिटरी कंस्ट्रक्ट किया। यूनिटरी का मतलब एक ही तरीके की बुद्धि के बारे में बताया, एक ही बुद्धि की रचना की। ना जी ना, इन्होंने तो 8 प्रकार की बुद्धि की रचना की, 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया। क्रिटिक्स एंड कन्वेंशन, क्रिटिक्स द कन्वेंशनल थिंकिंग ऑफ इंटेलिजेंस एज अ फिक्स्ड ट्रेट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लगाइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच संज्ञानात्मक प्रबोधन कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ये सवाल प्राइमरी में भी पूछा गया था, सीटेट प्राइमरी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आप दे रहे हो, जिसकी तैयारी कर रहे हो, उसमें प्राइमरी लेवल में भी ये प्रश्न पूछा गया और यहाँ भी पूछा गया है। तो इसका मतलब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के बीच संज्ञानात्मक प्रबोधन कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। अब लगा दिया क्या बचना चाहिए, किससे एस्केप करना चाहिए, इसका मतलब नेगेटिविटी पूछी गई है और आप लगाओगे पॉजिटिविटी, हो सकती है गलती। उत्तरों को सहज अनुमान लगाना, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बचना चाहिए, गलत हो गया। जो समझ में नहीं आता उसे पहचानना, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि नोट पूछा था, बचना चाहिए। आत्म प्रश्नोत्तरी और आत्म परीक्षण, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन नोट पूछा था, बचना चाहिए, गलत हो गया। त्रुटियों को बिना चर्चा के खारिज करना, त्रुटियों को बिना चर्चा के खारिज करना, मतलब तो ये तो बात ही बिल्कुल गलत हो गई। गलत हो गई तो इसका मतलब सही हो गई, क्योंकि ऑप्शन नंबर
थर्ड आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बचना चाहिए, यही आपसे पूछा गया था। लगाइए क्वेश्चन नंबर 26 का क्या राइट आंसर होगा। चलिए भाई लगाइए राइट आंसर क्या होगा, कौन कौन लगा पाएगा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एट्रीब्यूशंस ऑन सक्सेस और फेलियर। अगर यहाँ पर योगदान की बात की जाए, किसमें, सफलता में और असफलता में, सफलता और असफलता इन दोनों में योगदान की बात की जाए, ऑन अ टास्क इज लाइकली टू कॉज डिक्लाइन अ स्टूडेंट मोटिवेशन एंड अटेम्प्ट्स टू इंगेज इन सिमिलर टास्क इन द फ्यूचर। चलिए भाई लगाइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अनस्टेबल, अनकंट्रोलेबल, ना जीना, इंटरनल अनस्टेबल, ना जीना, इंटरनल अनकंट्रोलेबल, ना जी, स्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। चलिए राइट आंसर लगाइएगा भाई। 27 क्वेश्चन आ चुका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। लेकिन देखिए, नई शिक्षा नीति बोलते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, लेकिन अभी एक इंटरव्यू चल रहा था और परीक्षा पे चर्चा, क्या इंटरव्यू चल रहा था, परीक्षा पर चर्चा, और इस इंटरव्यू को ले रहे, एक तरीके से ये इंटरव्यू चल रहा था किसका, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। तो प्रधानमंत्री बात कर रहे थे परीक्षा पे चर्चा 2022 के लिए, उस नीति के अंदर भी इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी ना बोलकर उन्होंने खुद जोड़ दिया था कि इसको न्यू एजुकेशन ना बोलकर इसको बोला जाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो आप इस बात को कंटस्ट कर लीजिए एक तरीके से कि आज से आप इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं बोलेंगे, बुक्स में कुछ भी लिखा हो, आप क्या बोलेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्लियर है। तो यहाँ से आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अब ये कब आई, पहला प्रश्न, ये आई थी 1986 में। 34 साल बाद ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है, और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं। प्राइमरी लेवल पर कब सीखेंगे बच्चे बेहतर ढंग से, तो कौन सा सही होगा इनमें से, जब एक रूपी और संरचित पाठ्यक्रम का पालन किया जाए। कंस्ट्रक्ट सिलेबस, मतलब जो सिलेबस बना दिया सिर्फ उसी को पढ़ाया जाएगा। एक रूपी नहीं होना चाहिए, आपका जो सिलेबस होना चाहिए मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, बहुआयामी होना चाहिए। तो एक रूपी गलत हो गया, बिल्कुल गलत। जब उन्हें रटकर याद रखने के आधार पर आंका जाए, भाई साहब रटने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब सीखेगा नहीं, इसका मतलब सीखेगा नहीं। अगर रट ही लेगा तो सीखेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो जब भी रोट की बात की जाए, जब भी रोट मेमोराइजेशन की बात की जाए, याद करने की बात की जाए, आप लगाओगे गलत, तो ये भी गलत है। विषय वस्तु गैर संदर्भित हो, मतलब 5th क्लास का बच्चा है, मान लीजिए 4th क्लास का बच्चा है, आप उसको 8th क्लास की जो बुक्स है उनको पढ़ा रहे हो, तो गैर संदर्भित हो गई भाई। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द चिल्ड्रन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिलेबस। आप नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि गैर संदर्भित हो गई। आप 3rd क्लास के बच्चे को, 4th क्लास के बच्चे को 12th क्लास के मैथ की बुक नहीं पढ़ा सकते, तो ये गैर संदर्भित हो जाएगी। जबकि ये बोल रहा है जब विषय वस्तु गैर संदर्भित हो, तो गलत हो गया। निर्देश की भाषा उसकी मातृभाषा या घर की भाषा हो, बिल्कुल सही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 कहती है कि जो भी बच्चे सीख रहे हैं उनके आस पड़ोस की भाषा से वो सीख सकते हैं, वो कनेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज के साथ, और वो वहाँ पर सीख पाएंगे और वो सक्रिय भागीदार भी बनेंगे। यही तो है मातृभाषा। उनकी मदर टंग का यूज़ किया जाए तो काफ़ी अच्छा है, उनकी होम लैंग्वेज का यूज़ किया जाए तो काफ़ी अच्छा है, वो आपके साथ घुल मिल जाएंगे और यहाँ पर वो सीख भी पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 लगाते हैं, राइट आंसर क्या होगा। लॉरेंस कोहिलबर्ग, भाई साहब इससे सवाल ये मान लीजिए कम से कम 7 सवाल अभी तक आ चुके हैं, 6 से 7 सवाल आ चुके हैं, ये 8वां सवाल होगा कम से कम। लॉरेंस कोहिलबर्ग, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की, भाई साहब रट लीजिए। लॉरेंस कोहिलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। आधिकारिता और सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, नाजीना, आज्ञापालन, दंड अभिविन्यास। आज्ञापालन और दंड की तो बात कभी नहीं करोगे आप। पनिशमेंट इट मीन्स नॉट, गलत, सीधा लगा दीजिए। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, नाजीना। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यही प्रश्न आपका प्राइमरी में भी पूछा गया था और यही क्वेश्चन आपका जूनियर में पूछ लिया गया।
इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपसे सही पूछा गया है, लगाइए क्या होगा राइट आंसर। और किसके बारे में? वैकल्पिक अवधारणाओं के बारे में, ऑप्शनल कॉन्सेप्चुअल कंडीशंस के बारे में पूछा गया है। लगाइए क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, वैकल्पिक अवधारणाएं वैचारिक परिवर्तन संज्ञानात्मक क्षमताओं के बारे में कुछ नहीं दर्शाती। अरे नहीं दर्शाती तो फिर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल सॉल्यूशंस देने की जरूरत क्या थी? गलत हो गया। वैकल्पिक अवधारणाएं केवल उन्हीं बच्चों में बनती है जिनकी तंत्रिका संबंधी कमी होती है। मतलब अब टीचर का काम ये हो जाएगा कि देखेगा वो उसके नर्वस सिस्टम को, भाई तेरे अंदर पसलियों की संख्या बराबर तो है, तेरे अंदर खून की संख्या बराबर तो है। क्या टीचर का ये काम है? ना जी ना। तो बच्चों की तंत्रिका संबंधी कमी होती है, ऐसा नहीं होता है। क्या दिव्यांग बच्चे भी नहीं सीखते? दिव्यांग भी आईएएस बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा निराधार होती हैं? ना जी ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव जो अवधारणाएं हैं तो वो निराधार होंगी? ना जी ना। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर भी ना हो, ऑब्जेक्टिव आंसर भी ना दिए जाए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल भी ना दिए जाए, गलत हो जाएगा। शिक्षकों द्वारा अत्यधिक हतोत्साहित किया जाना चाहिए, शिक्षक हतोत्साहित और करें, ये तो वैसे ही गलत हो गया। वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों को सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक होती हैं। इतना ज़बरदस्त आंसर है, कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट और इसके बाद मैथ के क्वेश्चन है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लगाइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैथमेटिक्स और साइंस है यहाँ से आगे। इन क्लासरूम बिल्ट ऑन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म फ्रेमवर्क, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क, सामाजिक रचनात्मक फ्रेमवर्क। तो सीटिंग अरेंजमेंट चेंज इन अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी। जो सीटिंग अरेंजमेंट है क्लास के अंदर वो एक्टिविटी के अनुसार बदलते रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टीचिंग जो आपने एक सीट किसी बच्चे को दे दी, आप 1 साल तक उसी पर उसको बैठाएं, तो वहाँ पर वो एक तरीके से डल महसूस कर सकता है। तो आप वहाँ पर डे या वीकली वहाँ या एक दिन में 4 बार भी अगर वो अपनी सीट चेंज करना चाहे तो कर सकता है। इसमें क्या होगा, वो सीटिंग अरेंजमेंट से उस पर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क भी प्रभाव पड़ेगा। अलग अलग छात्रों से, अलग अलग बच्चों से इंटरेक्ट कर पाएगा, सीख पाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप भी सीटेट यानी कि सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, केबी तैयारी कर रहे हैं, एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।